वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कनिष्क। हम पढ़ रहे हैं कुषाण और ये कुषाणों की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कनिष्क के बारे में। देखिए, कनिष्क काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कनिष्क ही है। इसने करीब करीब 23 साल तक भारत के क्षेत्र पर शासन किया। और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये है कि जिस समय ये गद्दी पर बैठा है, कब बैठा है, 78 AD में। तो जिस समय से 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है उसी समय से एक नया कैलेंडर शुरू होता है साथियों, और उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। ध्यान रखना, 78 ईस्वी से ही भारत में शुरू होता है शक संवत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शक संवत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शक संवत है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए साथियों। तो कनिष्क ही वो व्यक्ति है जिसके समय में हुई है चौथी बौद्ध संगीति। ध्यान रखना, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही समय में हुई है। ठीक, अच्छा, कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं ये पश्चिमोत्तर भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक शासन करते रहे। इनमें से कुछ ने तो शुद्ध भारतीय नाम भी अपना लिए, जिनमें से एक था वासुदेव। ठीक है, और अगर हम देखें तो कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुछ सिक्कों पर उसे नुकीली टोपी पहने हुए दर्शाया भी गया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क की शैल प्रतिमाएं सुर्ख कोटल अफगानिस्तान और माट मथुरा से प्राप्त हुई हैं। अच्छा, चरक जो है ये कनिष्क के राजवैद्य है, ध्यान रखना, ठीक है। और चरक ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में ही मौजूद थे अश्वघोष। ठीक, और कनिष्क जो है साथियों बौद्ध है और महायान बौद्ध ये माना जाता है। और अगर हम कनिष्क की राजधानी देखें तो कनिष्क की दो राजधानी हैं। पहली है पुरुषपुर, जिसे आज के समय में पेशावर कहते हैं, और दूसरी राजधानी है मथुरा। ठीक है, याद रखना। तो दो इसकी राजधानियां हैं। और कनिष्क के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये कि कनिष्क के समय में ही मूर्ति कला की दो शैलियां यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, या दो शैलियों को यहाँ पर आश्रय मिलता है जो फेमस होती हैं, जिनमें पहली है मथुरा कला शैली और दूसरी है गांधार कला शैली। तो आज जरा हम इसके बारे में बात करेंगे, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पेपर में दोनों के बारे में ही पूछता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं मथुरा कला शैली के बारे में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है मथुरा कला शैली। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, और ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इसको मैं अगर जूम करूँगा तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एक बोधिसत्व की प्रतिमा, जिन्हें यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ पर संभवतः ये पाली या प्राकृत भाषा में कुछ लिखा भी हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये भगवान जो है ये कोई बोधिसत्व है, और इनके ऊपर ये देखिए एक वस्त्रनुमा आकृति भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये संभवतः जनेऊ है, सनातन परंपरा का ये जनेऊ धारण करे हुए हैं संभवतः। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ देवता जो हैं ये यक्ष हैं, और ये जो यक्ष हैं ये ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं इन बोधिसत्व के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, पेपर में क्या पूछता है? पेपर में पूछता है कि ये जो मथुरा कला शैली है इसको बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखना।
इसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे पश्चिमी यूपी में हम लोग नाम देते हैं पटिया। ये पटिया है, पश्चिमी यूपी में हम इसे इसी नाम से जानते हैं। और ये इसका लोकल नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे पत्थर के ऊपर वाइट वाइट छींटें होती हैं। जो पश्चिमी यूपी के आसपास के लोग हैं वो इस शब्द को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो ये है मथुरा कला शैली। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, और ये जो आप साथियों देख रहे हैं यहाँ पर, ये है गांधार कला शैली। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो पहला कनिष्क के समय में जो हमें स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है मूर्तिकला के क्षेत्र में, वो है मथुरा, और दूसरा है ये है गांधार। मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो मुझे गांधार शैली अत्यधिक प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें जो मूर्तिकार है उसने इतना शानदार, इतना अच्छा काम किया है कि उसने हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दिया है। जैसे मैं आपको अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे देखिए, कुछ चीज़ें आप नोटिस करिए। जैसे महात्मा बुद्ध के, ये बुद्ध की प्रतिमा है, यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध के बाल है ना, ये देखिए बिल्कुल घुंघराले बाल थे उनके, तो बिल्कुल घुंघराले ही दिखाए गए हैं। आप नोटिस कर पा रहे हैं इसको? ठीक है। महात्मा बुद्ध के होठ देखिए कितने शानदार तरीके से डिज़ाइन करे गए, कितना बारीक काम है। आप ये देखिए, महात्मा बुद्धा के कान देखिए, थोड़ी के नीचे ये जो आप देख रहे हैं बहुत लोगों के जो है एक लाइन होती है, तो वो भी यहाँ पर जो है दिखाई गई है। और महात्मा बुद्ध के शरीर को भी, जो शरीर की बनावट है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप नोटिस करिए कि जहाँ पर इंसान का पेट होता है वहाँ पर नॉर्मली कपड़े जो है वहाँ पे सिलवटें नहीं होती, क्योंकि पेट जो है आगे की ओर निकला होता है, तो कपड़ा जो है प्लेन हो जाता है। तो आप ये देखिए पत्थर पर भी इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर जो है कपड़ा प्लेन है। बाकी स्थानों पर आप देखिए कपड़े पर जो है सिलवटें हैं। आप देख पा रहे हैं? नहीं, ये आप नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कपड़ों पर सिलवटें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई सिलवट नहीं है। ठीक है। और बहुत ही, मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूँ इस मूर्तिकार की उतनी ही कम है। तो बहुत ही शानदार काम किया है। आप देखिए पत्थर से जो है ये पूरा का पूरा वस्त्र जो बनाया गया है, और लग रहा है कि वाकई में महात्मा बुद्ध अभी बोल पड़ेंगे। एक बहुत छोटी सी चीज़ जो मैं आपको नोटिस कराता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मूर्तिकार ने महात्मा बुद्धा के नाखून तक को बनाया है। आप देख रहे हैं? ये देखिए, ये नाखून तक जो है महात्मा बुद्धा का उसने बनाया है। कितना बारीक काम है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और महात्मा बुद्धा के पैर देखिए, और ये चौकी देखिए, इस पर फूलों की बनावट देखिए। तो ये सारा का सारा काम जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का है। और ये दोनों ही जो है हमें देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं कनिष्क के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, वासुदेव द्वितीय अंतिम कुषाण सम्राट था, ध्यान रखना इसका नाम। ठीक है। और थोड़ा कनिष्क के अभिलेखों की भी बात कर लेते हैं। जैसे ये है रबाता का अभिलेख, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, ध्यान रखना। काफिर का किला नामक पहाड़ी पर है। फिर है चीर स्तूप, ये कहाँ पर है? मार्शल ने तक्षशिला में खोजा है। सुई बिहार अभिलेख कहाँ पर है? ये कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। जेद्दा व मानिक्याल अभिलेख, ये पंजाब पर अधिकार की पुष्टि करता है कि कनिष्क का पंजाब पर अधिकार था। सारनाथ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख बनारस तथा कौशाम्बी पर अधिकार की पुष्टि करता है। सांची अभिलेख मध्य प्रदेश पर अधिकार की पुष्टि करता है। मथुरा लेख, जिसे इसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जारी किया था। तो इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त साथियों। आगे हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में, छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।